एमसीएससी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अब आप लोगों को साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को आप लोग ध्यान से देखा करें। ओके, अब चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कोशिका ईंधन के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन फ्रैक्टोज, सेकंड ऑप्शन लैक्टोज, थर्ड ऑप्शन ग्लूकोज, फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि किसको हम कोशिका के ईंधन के नाम से जानते हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, अपना आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो श्वसन क्या है? श्वसन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया में सामान्य स्थितियों में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा विमुक्त होती है। इसी कारण ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। तो फ्रेंड, आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा। ग्लूकोज को कोशिका ईंधन के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पित्त का लगातार स्राव करना आमाशय का प्रमुख कार्य होता है। सेकंड है, पित्त में एंजाइम नहीं होते फिर भी पित्त लवण भोजन विशेषता वसाओं के पाचन के लिए अत्यावश्यक होता है। थर्ड है, पित्त भोजन को सड़ने में मदद करता है। फोर्थ है, लंबे समय तक शराब का सेवन हेपेटाइटिस बी एवं सी संक्रमण विषाक्त धातुओं आदि के कारण यकृत सिरोसिस नामक रोग हो जाते हैं। उपरोक्त कथनों में कौन से सत्य हैं? केवल पहला, दूसरा, तीसरा, केवल दूसरा, चौथा, केवल पहला, दूसरा, उपर्युक्त सभी। तो आपको फ्रेंड बताना है इसमें से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं, पित्त का लगातार स्राव करना आमाशय का प्रमुख कार्य है। तो पित्त का लगातार स्राव करना आमाशय का प्रमुख कार्य नहीं है, ये यकृत का प्रमुख कार्य है, यकृत का। ओके, तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सेकंड है, पित्त में एंजाइम नहीं होते फिर भी पित्त लवण भोजन विशेषता वसाओं के पाचन के लिए अत्यावश्यक होता है। ये एकदम राइट है, क्योंकि पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं फिर भी यह भोजन में जो वसा पाया जाता है उसको पचाने के लिए आवश्यक होता है। थर्ड है, पित्त भोजन को सड़ने में मदद करता है। तो पित्त भोजन को सड़ने में मदद नहीं करता, सड़ने से रोकता है। ये यहाँ गलत हो जाएगा, सड़ने से रोकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड भी रॉन्ग हो गया। अगला देखते हैं ऑप्शन, लंबे समय तक शराब का सेवन हेपेटाइटिस बी एवं सी संक्रमण विषाक्त धातुओं आदि के कारण यकृत सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। तो ये एकदम राइट है आपका। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ जो है ये राइट हो जाएगा और पहला और तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं? आपको बताना कौन से सत्य हैं। पहला है, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा पहुंचाया जाता है। यह मानव शरीर की एकमात्र धमनी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। सेकंड है, फेफड़े द्वारा शुद्ध किया हुआ रक्त फुफ्फुस सिरा द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में पहुंचाया जाता है। यह मानव शरीर का एकमात्र सिरा है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। थर्ड ऑप्शन, पहला व दूसरा दोनों। फोर्थ है, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है इसमें से कौन से सत्य हैं। तो पहला देखते हैं, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा पहुंचाया जाता है। ये इतना स्टेटमेंट तो सही है। फिर यह मानव शरीर की एकमात्र धमनी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। जिसमें शुद्ध रक्त नहीं, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इस फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड देखते हैं, फेफड़े द्वारा शुद्ध किया हुआ रक्त फुफ्फुस सिरा द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में पहुंचाया जाता है। यह मानव शरीर का एकमात्र सिरा है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये अपोजिट कर दिया है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन? दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो कौन से कोड सही हो जाएंगे? जल्दी से आंसर दीजिए। आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये राइट हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वातावरण से ली गई वायु में 21% ऑक्सीजन तथा 0.05% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जबकि नाक द्वारा छोड़ी गई सांस में लगभग 20% ऑक्सीजन तथा 2.5% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सेकंड ऑप्शन है, श्वसन की दर वयस्क मनुष्य में 12 से 15 बार प्रति मिनट तथा शिशुओं में लगभग 44 बार प्रति मिनट होता है। तो आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं। केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, वातावरण से ली गई वायु में 21% ऑक्सीजन होता है, ये तो सही है, तथा 0.05% कार्बन डाइऑक्साइड। तो 0.05 नहीं,
0.03% होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जबकि नाक द्वारा छोड़ी गई सांस में लगभग 20% नहीं 16% ऑक्सीजन होता है। जो हम वापस निकालते हैं उसमें 16% ऑक्सीजन होता है और 2.5% कार्बन डाइऑक्साइड नहीं 3.6% होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें वातावरण से ली गई जो वायु होता है वो 21% ऑक्सीजन हम लेते हैं और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का लेते हैं, तथा जो नाक से हम निकालते हैं सांस जो छोड़ते हैं उसमें 16% ऑक्सीजन होता है और 3.6% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, तो पहला रॉन्ग हो गया। सेकंड देखते हैं इसमें, श्वसन की दर वयस्क मनुष्य में 12 से 15 बार प्रति मिनट तथा शिशुओं में लगभग 44 बार प्रति मिनट होती है। ये आपका राइट है। जो श्वसन की दर होती है वो बड़े मनुष्यों में 12 से 15 बार प्रति मिनट, एक मिनट में 12 से 15 बार होता है और शिशुओं में 44 बार होता है एक मिनट में। तो ये आपका सेकंड ये राइट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो गया? केवल दूसरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है? आपको बताना है एक सामान्य व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। 20 ग्राम प्रति 100 ml, 15 ग्राम प्रति 100 ml, 25 ग्राम प्रति 100 ml, 10 ग्राम प्रति 100 ml। तो आपको बताना है कि एक सामान्य व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है। तो आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा। 15 ग्राम प्रति 100 ml। 100 ml में 15 ग्राम जो आपका होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने वाला यह एक मेटल प्रोटीन है जो फेफड़ों और गलफड़ों से शरीर के भीतर ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने का काम करता है। साथ ही शरीर की सभी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। मनुष्य में श्वसन रंजक जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन होता है। डीऑक्सीजिनेटेड हीमोग्लोबिन का रंग जो होता है वो बैंगनी होता है, जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग चमकदार लाल होता है। यही कारण है कि ऑक्सीकृत अर्थात ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त जो शुद्ध रक्त होता है वो चमकीला लाल होता है और अशुद्ध रक्त जो होता है ये बैंगनी रंग का होता है। तो एक सामान्य व्यक्ति के हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी हो गई? 15 ग्राम प्रति 100 ml होती है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड राइट हो गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रहा है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं हवा का घनत्व तथा ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है। इस कारण रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं। सेकंड है, ऊंचाई पर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को आवश्यक स्तर पर लाने से शरीर में आरबीसीएस का उत्पादन बढ़ जाता है और रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। साथ ही श्वसन दर तीव्र हो जाती है। कौन से कथन सत्य है आपको बताना है? केवल पहला, केवल दूसरा, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आपका इसमें पहला पॉइंट दे रहा है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं हवा का घनत्व बढ़ जाता है तथा ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। इस कारण रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे हाइपोक्सिया कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपका एकदम राइट है। सेकंड में कह रहा है, ऊंचाई पर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को आवश्यक स्तर पर लाने में शरीर में आरबीसी का उत्पादन बढ़ जाता है और रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। साथ ही श्वसन दर तीव्र होता है। तो आपका ये भी पॉइंट सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? फ्रेंड जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा, एक व दो दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? आपको बताना है रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन कार्ल लैंडस्टीनर, सेकंड ऑप्शन विलियम हार्वे, थर्ड ऑप्शन दोनों, फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो रुधिर परिसंचरण की जो खोज की थी वो विलियम हार्वे ने किया था। ओके, रुधिर परिसंचरण जो होता है, रुधिर को नालिकाओं में पंप करने का कार्य हृदय करता है और इसे 3 भागों में बांटा गया है, रुधिर, हृदय तथा रुधिर वाहिनियाँ। रुधिर की तरह मैट्रिक्स भाग को जो है प्लाज्मा कहते हैं और प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन भी पाए जाते हैं। रक्त शरीर के पचे हुए भोजन को ऑक्सीजन, हार्मोन व उत्सर्जी पदार्थों
को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है और धमनी की दीवार जो होती है मोटी होती है और यह हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर ले जाती है। सीरा का जो दीवार होता है वो धमनी की अपेक्षा पतली व वाल्व युक्त होता है। यह विभिन्न उपांगों से रुधिर को हृदय तक ले जाता है। कोशिकाएं जो हैं बहुत ही पतली रुधिर वाहिकाएं हैं जो धमनी को सिरा से जोड़ती हैं और खाद्य पदार्थों, गैसों व अपशिष्ट पदार्थों का रुधिर व ऊतकों के बीच आदान प्रदान कोशिकाओं के माध्यम से होता है। तो फ्रेंड, आपका इसमें सेकंड ऑप्शन राइट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 250 ग्राम। तो फ्रेंड, जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है 300 ग्राम, ये राइट हो जाएगा। जो सामान्य मनुष्य होता है उसके हृदय का जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं? हृदय की धड़कन पर मतलब उसके रोकने के लिए, उसकी धड़कन को रोकने के लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं? पहला है कैल्शियम, सेकंड पोटेशियम, थर्ड मैग्नीशियम, फोर्थ एल्यूमिनियम। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा, पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए पोटेशियम आवश्यक होता है। हृदय जो होता है एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है जो दोनों फेफड़ों के मध्य बच्छ गुहा में स्थित होता है और थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। यह दोहरी झिल्ली पेरिकार्डियम से घिरा रहता है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटा और ऊपर को पाए जाते हैं जिसे अलिंद कहते हैं और 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं उसे नीले कहा जाता है। ओके, और हृदय 2 धड़कनों के बीच में एक बार आराम करता है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा राइट था? पोटेशियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदयाघात या जिसे हार्ट अटैक भी कहते हैं के लक्षण में शामिल है। पहला है सीने में तेज दर्द, सेकंड है तेज पसीना आना और जी मिचलाना, तीसरा है बाह में दर्द और झंझनाहट। तो आपको बताना कौन से सत्य हैं। पहला केवल, तीसरा दोनों, 1, 2, 3 सभी। तो आपको बताना हार्ट अटैक आने के लक्षण क्या क्या हैं। सीने में तेज़ दर्द, तो ये तो है, हार्ट अटैक जब आता है तो लोगों के सीने में ही तेज़ दर्द होता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ हो जाता है। तो ये आपका राइट हो गया। जब ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगा तो हमारे बॉडी में पसीना भी आने लगेगा, ये भी राइट है। जी मिचलाना मतलब हमको पलटी जैसी अनुभव होती है, जी मिचलाता है, ये भी राइट है। और बाह में दर्द तथा झंझनाहट, ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो ये हार्ट अटैक के लक्षण हैं। सीने में तेज़ दर्द होना, तेज पसीना आना, जी मिचलाना, बाह में दर्द एवं झंझनाहट। तो फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये राइट हो जाएगा। तीनों, 1, 2, 3 तीनों सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नवजात शिशुओं में अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण शरीर का रंग नीला पड़ जाना कहलाता है। शरीर का रंग जो नीला पड़ जाता है जब बच्चे जन्म लेते हैं तो ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका शरीर नीला पड़ जाता है, तो ये क्या कहलाता है? ऑप्शन है ब्लू बेबी, सेकंड ऑप्शन साइनोसिस, थर्ड ऑप्शन है मिथेमोग्लोबिनीमिया, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। तो देखिए, कभी कभी जब नवजात शिशु में साइनोटिक हृदय रोग के कारण उनके रक्त का पूर्ण तरीके से शुद्धिकरण नहीं हो पाता है, जिससे उनकी त्वचा, नाखून, होठ आदि का रंग असमान रूप से नीला पड़ जाता है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। और जिस शिशु को होता है उसे ब्लू बेबी कहते हैं। अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण रक्त का जो नीला पड़ जाना होता है ये साइनोसिस का कारण होता है। और कभी कभी फेफड़ों द्वारा रक्त को शुद्ध न कर पाना भी इसका एक प्रमुख कारण हो जाता है। और साइनोसिस का एक अन्य कारण ग्लोबिनेमिया भी है। इससे प्रदूषित भूमिगत जल से नाइट्रेट नवजात शिशुओं के शरीर में पहुंच जाता है, जिससे उनके रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है और शरीर का रंग नीला पड़ जाता है। तो आपको फ्रेंड पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा। ब्लू बेबी किसे कहते हैं? ऐसे शिशु जिसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण उसका शरीर नीला हो जाता है उसे ब्लू बेबी कहते हैं। और आपको मिथेमोग्लोबिनेमिया भी पता चल गया होगा किसे कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना कौन सा एक गलत है। विटामिन, क्या कैरोटीन विटामिन है? पेप्सिन एंजाइम, टेस्टोस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, टाइलिन प्रोटीन। तो आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है।
तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपको तो मोस्टली ये इसका आंसर पता होगा क्योंकि कई बार रिपीट हो चुका है। तो ये विटामिन कैरोटीन, ये आपका राइट है। कैरोटीन नामक जो है ये विटामिन है। पेप्सिन जो है एक प्रकार का एंजाइम है, ये भी आपको पता है। हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन्स है। टेस्टोस्टेरोन जो है एक एंड्रोजन या पुरुष सेक्स हार्मोन्स है। यह मुख्य रूप से पुरुषों में अंडकोश और महिलाओं में अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है। और प्रोजेस्टेरोन जो है एक फीमेल हार्मोन्स है जो प्रेगनेंसी के दौरान अहम भूमिका निभाता है। यह शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को उत्तेजित करने में बढ़ावा देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 भी राइट हो गया। तो आपका कौन ऑप्शन बचा? प्रोटीन टाइलिन। तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि प्रोटीन टाइलिन जो है एक प्रोटीन नहीं है। टाइलिन लार में पाया जाने वाला एंजाइम है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वाहिकाएं में शामिल नहीं है? आपको बताना है कौन सा रुधिर वाहिकाओं में शामिल नहीं है, कि उसका पार्ट नहीं है। पहला ऑप्शन है धमनियाँ, सिराएं, केशिकाएं, प्लाज्मा। तो आपको बताना है कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो धमनियाँ ये जो रक्त होता है ये रुधिर वाहिकाओं में प्रवाहित होते हैं। और रुधिर वाहिकाएं जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, धमनियाँ, सिराएं और कोशिकाएं। ओके, यहाँ लिखा भी है। ये जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, धमनियाँ, सिराएं और केशिकाएं। धमनियाँ जो होती हैं रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती हैं धमनियाँ, और सिराएं जो हैं रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय में ले जाती हैं। अपोजिट है, धमनियाँ जो है रुधिर को हृदय से विभिन्न अंग में ले जाती हैं, और सिराएं जो होती हैं ये रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय में ले जाती हैं। और केशिकाएं जो होती हैं ये बहुत महीन रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? जो इसमें शामिल नहीं है, प्लाज्मा इसमें शामिल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धमनियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है धमनियाँ रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। सेकंड है फेफड़ा में जाने वाला फुफ्फुसीय धमनियों के अतिरिक्त इसमें शुद्ध रक्त शरीर में पहुँचाती हैं। थर्ड है महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी है जो बाएं नीले से शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचाती है। तो आपको बताना है इसमें कौन से सत्य हैं, केवल दूसरा, केवल पहला दूसरा तीसरा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट कीजिए। अभी हम ऊपर इसको डिटेल में बताए हैं कि शुद्ध रक्त किस में बहता है, अशुद्ध रक्त किस में बहता है, महाधमनी क्या होती है। तो फ्रेंड जल्दी से आप कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन इसमें पहला दे रहा है धमनियाँ रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। तो ये तो सही है, धमनियाँ जो है रुधिर को हृदय से ही विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। तो आपका ये ऑप्शन सही है। दूसरा है फेफड़े में जाने वाले फुफ्फुसीय धमनियाँ अतिरिक्त इसमें शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचाती हैं। ये भी आपका राइट हो जाएगा। फुफ्फुसीय धमनी क्या होती है? यह जो है एक दाएं नीले से अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक पहुंचाती है, और इसमें दायां अलिंद होता है, यह शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, और बायां अलिंद जो होता है ये बाएं अलिंद से फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाकर बाएं नीले में जाता है। तो आपका ये भी सेकंड ऑप्शन भी सही है। फेफड़ों में जाने वाली जो फुफ्फुसीय धमनियाँ होती हैं ये अतिरिक्त इसमें शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचता है, और महाधमनी जो होती है शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है जो बाएं नीले से शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचाता है। ओके, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो जाएगा। 1 2 3 सभी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिराएं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी ऊपर हम धमनी पढ़े हैं, यह सिरा है। सिराओं के संबंध में बताना है। पहला ऑप्शन है फुफ्फुसीय सिराओं के अतिरिक्त सब में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। सेकंड है महाशिरा हृदय के दाहिने भाग को ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त की आपूर्ति करता है। थर्ड है फुफ्फुसीय सिरा शुद्ध रक्त फेफड़ों से बाएं अलिंद में पहुंचता है। तो आपको बताना है कौन से इसमें सत्य हैं, केवल पहला, केवल दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, केवल दूसरा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो हम देखते हैं फुफ्फुसीय सिराओं के अतिरिक्त सब में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो ये पॉइंट आपका सही है, केवल फुफ्फुसीय सिरा में ही शुद्ध रुधिर होता है, बाकी सब में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। सेकंड है महाशिरा हृदय के दाहिने भाग को ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त की आपूर्ति करता है। ये भी सही हो गया है। महाशिरा जो होता है यह हृदय के दाहिने भाग को ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त की आपूर्ति करता है, और यह 2 प्रकार का होता है, अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा।
दायां नीला इसमें क्या होता है, यह अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय धमनी में भेजता है, और बायां नीला जो होता है यहाँ से शुद्ध रक्त शरीर के सभी ऊतकों में पहुँचता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 3 भी राइट हो गया। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प, नाइट्रोजन। तो आपको बताना है इसमें से कौन है जो श्वसन क्रिया में वायु की घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं करता। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो श्वसन क्रिया जो होता है एक जैविक क्रिया है जिसमें वायुमंडल से अंतःश्वास क्रिया में लगभग 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन, 0.03 to 4% कार्बन डाइऑक्साइड तथा 0.5% जलवाष्प और सूक्ष्म मात्रा में हीलियम, आर्गन एवं नियान गैसें होती हैं। उच्छ्वास क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 15.7%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 3.6% तथा जलवाष्प जो होता है 6.2% बाहर निष्कासित होता है। इस प्रकार श्वसन क्रिया में वायु में नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि वायुमंडल में भी नाइट्रोजन की मात्रा 78% भी होती है और हम श्वसन क्रिया में जो होते हैं उसमें भी 78% होती है। इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन। ओके, श्वसन क्रिया में वायु में नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है आपको किसमें? पहला ऑप्शन रक्त के द्वारा, दूसरा है फुफ्फुसीय के द्वारा, तीसरा है ऊतक के द्वारा। अब बताना अभिगमन का सही अनुक्रम क्या है, सबसे पहले किस में जाता है, फिर किस में जाता है, फिर किस में जाता है। ये आपको बताना है कि मानव शरीर में जो ऑक्सीजन है वो सबसे पहले किस में जाता है, फिर किस में, फिर लास्ट में किस में जाता है। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट कीजिए इसका क्रम क्या होगा। 1 2 3, 3 1 2, 2 1 3, 1 3 2 आपको बताना है। फटाफट आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड हम बता दें, मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतःश्वास द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों को ही फुफ्फुस भी बोलते हैं। फेफड़ों में ही वायु कोष्ठक पाए जाते हैं जो कि रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड विपरीत दिशा में गति कर जाती है, और आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करके इसे शरीर के विभिन्न अंगों में ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो फ्रेंड पहले आपके कौन सा हो जाएगा, पहले आपका हो जाएगा फुफ्फुस के द्वारा, मतलब फेफड़ों के द्वारा। उसके बाद सेकंड जो हो जाएगा ये रक्त के द्वारा, और थर्ड जो हो जाएगा ऊतकों के द्वारा, क्योंकि फेफड़ों से ही वायु कोष्ठक में पाए जाते हैं जो रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। उसके बाद लास्ट में ये ऊतकों द्वारा पूरे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाए जाते हैं। तो फ्रेंड इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो जाएगा। दूसरा, पहला और तीसरा, सबसे पहले फेफड़ों में जाएगा, फिर रक्त के माध्यम से वो शरीर में जाएगा, फिर ऊतकों के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँचाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति, पहला ऑप्शन कम हो जाती है, सेकंड ऑप्शन बढ़ जाती है, थर्ड ऑप्शन परिवर्तित नहीं होती है, फोर्थ ऑप्शन पहले घटती है फिर बढ़ती है। आपको बताना है रक्त में जब ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो श्वास लेने में क्या प्रॉब्लम होती है। आपको बताना श्वास की गति कैसी हो जाती है। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से श्वास की गति में क्रमशः बढ़ोतरी होती जाती है। समुद्र सतह से जो हम ऊपर की ओर जाते हैं, वायुमंडल की वायु का जो संयोजन है, अर्थात इसमें जो विभिन्न गैसों का प्रतिशत मात्रा है वही रहती है, किंतु वायु का घनत्व कम हो जाता है। अतः पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात हाइपोक्सिया के कारण हमारी सांस फूलती हैं और श्वास दर बढ़ती जाती है। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो वायु का संयोजन बढ़ता जाता है। वायु के संयोजन का मात्रा वही रहती है लेकिन उसका घनत्व जो है कम हो जाता है। तो फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है। पहला है पाचन क्रिया को,
दूसरा है लीवर की कार्यशील को, थर्ड है किडनी की कार्य क्षमता को, फोर्थ है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। फ्रेंड जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है ये हीमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाती है। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण जो होती है रक्त में ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। श्वसन में कौन सी ऊर्जा उत्पादित होती है? एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एनएडीपी के रूप में, CO2 के रूप में। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो कोशिकाओं में जो ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन विघटन से संबंधित अपचयी अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इस क्रिया के जो फलस्वरूप जो ऊर्जा होता है वो एटीपी के रूप में उत्पादित होता है। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट हो जाएगा, एटीपी के रूप में। श्वसन में जो ऊर्जा उत्पादित होती है वो एटीपी के रूप में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करना? आपको बताना है कि मानव शरीर का कौन सा भाग है जो शरीर ताप को नियंत्रित करता है। पहला ऑप्शन हृदय, सेकंड फेफड़ा, थर्ड यकृत, फोर्थ वृक्क। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फेफड़ा जो है एक प्रकार का श्वसन अंग है जो कि शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से जहां एक और ऊर्जा उत्पन्न होती है वहीं दूसरी ओर जलवाष्प तथा गैस का शरीर से उच्छ्वास द्वारा निष्कासन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर का जो ताप होता है वो नियंत्रित रहता है। ओके, तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसमें लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन व्हेल मछली, सेकंड मेढक, थर्ड जो है 1 और 2 दोनों, फोर्थ है ना तो 1 ना तो 2। तो आपको बताना है किसमें लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। तो लार ग्रंथि जो होती है, सभी लार ग्रंथियाँ जो होती हैं ये लार स्रावित करती हैं, जिसमें 99% जल तथा 1% एंजाइम होता है। और जो लार होता है ये 2 प्रकार का होता है, टाइलिन और लाइसोजाइम। तो मेढक और व्हेल मछली दोनों में लार ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हृदय कब आराम करता है? आपको बताना हृदय कब आराम करता है। पहला है कभी नहीं, सेकंड है सोते समय, थर्ड है 2 धड़कनों के बीच, 4 है यौगिक आसन करते समय। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हृदय कब आराम करता है? तो हृदय जो है एक मांसल तंत्र है। सामान्यतः यह वयस्क मनुष्य में 72 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता रहता है। मतलब एक मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है। जब वो एक बार धड़कता है फिर उनके बीच थोड़ा सा गैप होता है, फिर दूसरी बार जो धड़कता है उनके बीच का जो समय होता है वही वो आराम करता है। 2 संकुचनों के बीच का जो काल होता है विश्राम अथवा शिथिलन काल कहलाता है, जिसमें संकुचन के दौरान आगे बढ़ा हुआ रक्त जब धमनियों के रिक्त स्थान में प्रवेश कर जाता है तब धमनी की दीवार और रक्त में संघर्ष होता है और रक्त का दबाव बढ़ जाता है। हृदय के 2 संकुचनों के बीच धमनियों में जो रक्त भार रहता है उसे विश्रामकालीन रक्तचाप भी कहते हैं। तो हृदय कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? आपको बताना है एक अगर स्वस्थ व्यक्ति है उसका 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया है इसका आंसर, तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं 86, 98, 72, 74 कितनी बार धड़कता है स्वस्थ व्यक्ति का हृदय। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की जो धड़कन होती है 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार होती है और वृद्धों में कम होती है, जबकि बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है। हमारा हृदय जो है प्रति मिनट 5 से 6 लीटर रुधिर पंप करता है। हृदय में एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदयी चक्र होता है। तो हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? 72 बार। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रक्त होता है
एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है रक्त क्या होता है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव एक जीवित ऊतक है। तो रक्त क्या हो गया, एक संयोजी ऊतक हो गया। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग एंजॉय के साथ क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।